नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब। आइए सबसे पहले सतीश जी का स्वागत कर लेते हैं। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जी सतीश सर, आप जब भी मैं आपके साथ बात करता हूं तो आपका जो इंट्रो देता हूं वो 3 दशक के पत्रकारिता का देता हूं, लेकिन आज जो हमारी चर्चा का विषय है वही है जर्नलिज्म और पत्रकारिता का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र। ऐसे में दो चीजें इस समय एक बहाना बन जाती हैं कि जब इस पर बात होनी बड़ी जरूरी है। दर्शकों को याद दिलाते हुए बता दूं कि इंडिया टुडे ग्रुप, अरुण पुरी का ग्रुप, जिसकी की पैदाइश ही इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान हुई, और इंदिरा गांधी की सरकार जब इमरजेंसी वाली थी उस समय कैसे कैसे भारी रियायतों और जिसमें कागज शामिल हैं, सब कुछ है, तो उस दौर का ये मामला निकल के आया अरुण पुरी। और आज अरुण पुरी और उनका ग्रुप जो है वो पत्रकारिता का दम भरता है। बहरहाल उनके राहुल गांधी अमेरिका दौरे पे हैं, ओवरसीज कांग्रेस के जो मुखिया हैं सैम पित्रोदा, उनके साथ एक लॉबिंग करते हुए आज तक के एक पत्रकार रोहित शर्मा, उनकी जो है कायदे से पिटाई हो जाती है और ठीक ठाक बदसलूकी उनके साथ होती है अमेरिका में। बड़ी वजह यह है कि ऐसा हुआ किस वजह से। राहुल गांधी के दौरे की मार्केटिंग करने पहुंचे इंडिया टुडे ग्रुप के इस पत्रकार ने बाकी सवाल सब पूछ दिए, लेकिन एक ऐसा सवाल सैम पित्रोदा के सामने जब रख दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, राहुल गांधी यहां आने के बाद क्या उसको भी एड्रेस करेंगे? बस साहब, इतना बहुत था एक पत्रकार की पिटाई के लिए। अभी एक और घटनाक्रम हुआ है सर, जहां एक टीवी चैनल की लाइव बहस में, पैनल बहस में, आम आदमी पार्टी का भूतपूर्व नेता और खुद को न जाने किस मुंह से स्वतंत्र पत्रकार कहने वाला आशुतोष गुप्ता, जब राधिका खेड़ा ने उसकी वो कमजोर नस दबा दी कि तुम किस तरीके से पिछले दरवाजे से आम आदमी पार्टी में रहने के दौरान कांग्रेस के सुरजेवाले से जाके मिलते थे, तो वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गया। बदतमीजी उस व्यक्ति ने आनंद रंगनाथन के साथ भी की। वो सारा तमाशा देश के सारे लोगों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने है। सर, ये जो गोदी मीडिया नाम का एक टर्म उछाला है, चाहे वो बरखा दत्त हो, रवीश कुमार हो, अजित अंजुम हो, राजदीप सरदेसाई हो, राहुल कंवल हो, ये सारे लोगों ने 14 के बाद जो इनको तेल चटाई नहीं मिलती है तो एक शब्द निकाला गोदी मीडिया। लेकिन दरअसल लुटियन मीडिया का ये लोटने वाला, सत्ता के चरणों में लोटने वाला जो कैरेक्टर है, वो इन बहाने क्या आज अपने इन 10 सालों में जब नरेंद्र मोदी की सरकार है और अपनी वो जगह नहीं पा रहा है जहां बरखा दत्त बैठ के टीवी स्टूडियो में मिनिस्टर और मिनिस्टेरियल प्रोफाइल तय करती थी, राडिया वाला टेप इसका सीधा सीधा उदाहरण है। सर, ये गोदी मीडिया कहने वाले अपना इतिहास क्यों नहीं देखते सर? नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई गोदी मीडिया समझ के या गोदी मीडिया के आचरण की वजह से करते हैं। ये जानबूझकर, मैं तो बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ, शुरू से चिल्ला रहा हूँ कि ये गोदी मीडिया जो शब्द इन्होंने टर्म किया है वो जानबूझकर किया है अवनीश जी, ताकि ये काम जो कर रहे हैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी हो, उसके ऊपर कोई लांछन लगे, ये इनकी असलियत लोगों के सामने आए। इससे पहले हल्ला मचाना शुरू कर दो कि गोदी मीडिया, ताकि ये जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों पर किसी का ध्यान न जाए। जैसे होता है ना कि कोई अक्सर कुछ जो चोर होते हैं, अब तो खैर काफी समय बदल गया, कि वो जो गिरह कट होता था चोर जेब कतरा, जब उसको दौड़ाती थी पब्लिक, तो वो खुद भी उसी भीड़ में शामिल होकर चिल्लाने लगता, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो लोग समझते थे ये भी पकड़ने वाला है, लोग आगे भागने लगते थे। ये उस तरह का हल्ला है इनका। अन्यथा गोदी मीडिया नाम की कोई चीज इस देश में है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में कोई है ही नहीं, क्योंकि जिनको गोदी मीडिया कहते हैं उनकी भी करतूतें कोई बहुत बेहतरीन नहीं है, उनकी भी करतूतें कोई बेहतरीन नहीं, लेकिन ये एक दबाव बनाए रहते हैं ताकि कोई मोदी की तारीफ ना करे और ये अपना नंगा नाच इनका चलता रहे। उसके तहत ये गोदी मीडिया इन्होंने शब्द गढ़ा है। गोदी मीडिया नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं कि एक तिहाड़ी है, महीना भर तिहाड़ में जेल काट के आए हैं और कट्टर मोदी विरोधी आप कह सकते हैं उनको, और उसके बाद आए तो वो अब मोदी की तारीफ करने लगे। तो ये गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया जो होता है वो कुछ दूसरे टाइप का होता है, और वो अब भी अपना उल्लू और सीधा किया करते हैं। तो ये गोदी मीडिया का जो आपका सवाल है वो ये है कि ये अपने कर्म को छुपाने के लिए इनके ऊपर उंगली ना उठे
और इनकी करतूतों में जिक्र ना हो, इससे पहले ये रोज सुबह उठते हैं, गोदी मीडिया शुरू करते हैं और रात में गोदी मीडिया का ही हल्ला मचाते हुए शांत होते हैं। बिल्कुल सर। और एक चलन और देखा गया है सर पहले, और दर्शक भी उसको ध्यान देते होंगे सर, कि आपको अक्सर बहस करते हुए मिल जाएंगे स्वतंत्र विचारक, और खुद को हाँ कहेंगे स्वतंत्र विचारक, राजनीतिक टिप्पणीकार। कम्युनिस्टों का ये मॉडल बहुत तगड़ा रहा है कि वो ऐसे किसी बहसों में अपना जो काडर है, जो उनके नेता, उनको नहीं बैठाते सर। वो एक व्यक्ति खुद को प्रोफेसर कहेगा और वो चला आएगा। ये हाँ आशुतोष की अगर कहानी कही जाए तो ये वही व्यक्ति है सर जो IBN 7 में मैनेजिंग एडिटर रहने के दौरान अपने उसी सेक्टर 16 के मीडिया वाले ऑफिस में ही, स्टूडियो में ही बैठ के आम आदमी पार्टी के संविधान लिखवाता था और खुद को पत्रकार कहता था। उसके बाद बाकायदे पार्टी में चला भी गया, पार्टी से फिर लतिया के बाहर भी आ गया। और इस समय आप देखिए आखिर क्या मजबूरी है कि एक ऐसे बिके हुए आदमी को अमूमन हर टीवी चैनल बुला के बैठाता है और वो राजनीतिक टिप्पणीकार उर्फ पत्रकार के रूप में बैठ के कांग्रेस का एजेंडा सामने उस बेशर्मी से रखता है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई सस्ता प्रवक्ता भी उतनी बेशर्मी नहीं करेगा। नहीं मजबूरी नहीं क्या एक है तो मीडिया की? नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक तो आप जिस मीडिया की बात कर रहे हैं वो मीडिया है ही नहीं अवनीश जी, वो मीडिया है ही नहीं। और ये जो इस तरह के आते हैं, ये आशुतोष का तो नाम लिया, ये सब प्रायोजित होते हैं और बाकायदे पार्टियों की तरफ से नाम दिए जाते हैं। जरा पता करिएगा, मेरे संज्ञान में, मैं बहुत जानकारी के बाद कह रहा हूँ, ये जो राजनीतिक विश्लेषक दर्शकों को दिखाया जाता है कि ये राजनीतिक विश्लेषक, तो वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं वो पार्टी के प्रवक्ता ही होते हैं और पार्टी ही द्वारा भेजे जाते हैं कि इनको आपको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाना पड़ेगा, तब हमारा प्रवक्ता आएगा। तो ये कंडीशनल बुलाए जाते हैं और वो सबके सेट होते हैं। वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस कर रही हो या सपा कर रही हो। ये इन्होंने अपना स्तर इतना घटिया कर दिया है, खासकर मैं न्यूज चैनलों की बात कर रहा हूँ, उसी की बात समझौता आप भी कर रहे हैं कि ये अब वहां पर आपको जो बैठते हैं विश्लेषक आके, ये अलग बात है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, अन्यथा उसमें निरपेक्ष या ये कहिए कि किसी पक्ष के नहीं है, निरपेक्ष उसमें एक भी नहीं होता। सबके अपने अपने दायरे होते हैं, उनको मालूम है कि हमको कहाँ से पैसा मिलना है और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो वो मीडिया, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो अपने यहाँ बुलाकर उनको मंच देते हैं आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, वो वही जिम्मेदार है। अन्यथा वो सख्ती से अगर कह दे कि आप अपना प्रवक्ता भेजो, राजनीतिक विश्लेषक कौन आएगा ये हम तय करेंगे, तो ये आज की तारीख में कोई नहीं करता। बिल्कुल सर, और ये बात तो साफ तौर पर दिखाई देती है। और यहीं पर अगर जब ये लोग बात करते हैं कि साहब क्या अस्तर हो गया है, अरे अरे देखिए ऐसा हो गया, अरे अरे देखिए वैसा हो गया है, सर प्रिंट मीडिया में भी तो कोई बहुत साफ सुथरा इतिहास नहीं रहा है पत्रकारिता का। सत्ता के चरणों में लौटने का तो बड़ा पुराना इतिहास है सर, आपके पास तो विराट अनुभव है। हाँ, नहीं नहीं, सत्ता के चरणों में लौटने की जो बात है, तो कि प्रिंट मीडिया को मैं इन न्यूज चैनलों से कम 1000 गुना ज्यादा बेहतर मानता हूँ, उनकी उस विकृतियों के बावजूद। क्योंकि आप अखबार जो है सवेरे आप उठाकर पढ़िए, तो वो खबरों के साथ अत्याचार नहीं करते, खबरें वो गायब नहीं करते, खबरों को बिल्कुल लापता नहीं करते, उनको ब्लैकआउट नहीं करते। वो अलग हिसाब से है कि वो अंदर संपादकीय पेज में क्या दे रहे हैं, वो उनके 2 पेज होते हैं, बाकी खबरों को वो खबरों की ही तरह देते हैं। मैं बड़े बदनाम अखबारों की बात करूं, जो अपने आप को जिनके लिए कहा जाता है कि फलानी पार्टी के हैं, फलानी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके भी खबरों के पन्ने पे वो खबर होती है जो जो खबर है वो भाजपा के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है या समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर खबर बड़ी है तो वो आपको पहले पन्ने पे या प्रमुखता के साथ आपको कहीं पिछले पन्ने पे या दूसरे तीसरे पन्ने पे मिल जाएगी। लेकिन ये किस तरह से खबरों को गायब करते हैं, इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि अभी जरा गौर करिए कि किस काम में उलझे हुए हैं ये, कि अभी जो डोवाल गए थे रूस, और रूस में जो डोवाल की बातचीत हुई है, उन्होंने वो वीडियो भी आ गए और खुद वहां रूस ने जारी किया है उस वीडियो को, वो बता रहे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के दूत की हैसियत से आया हूं। उस पर आपने किसी चैनल पर कोई डिबेट नहीं देखी होगी, ना ही उस पर कोई खबर देखी होगी। वो टिकट चल गया, लाइन चल गई, काम खत्म हो गया। क्यों? वो असल में, क्योंकि वो जो उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे, उसके गहराई में जाएंगे, तो वो खबर ये बता रही कि हिंदुस्तान आज की तारीख में किस ऊंचाई पे पहुंच गया है, और उस ऊंचाई पर पहुंचाने का अगर श्रेय किसी को जाएगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाएगा। और उसके बाद आप जरा वो वीडियो, मैं दर्शकों से भी कहूंगा क्योंकि बहुत आसानी से उपलब्ध है, जरा जाकर एक बार देखिए उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पे,
कि पुतिन के सामने केवल अजीत डोभाल बैठे हैं, ये 1-to-1 बात हो रही है रूस के राष्ट्रपति से, जिसके साथ बात करने को आज तो छोड़ दीजिए, मुलाकात करने को लोग तरसते हैं, और पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता जो है उनको भी पुतिन समय नहीं देते। और उन्होंने किस तरह से अजीत डोभाल को स्वागत किया है, तो वो अजीत डोभाल का स्वागत नहीं था। जैसे रावण के यहाँ लंका की बात करिए, तो लंका में अगर अंगद का स्वागत हो रहा था, अंगद को रावण अपने साथ बात कर रहा था, तो इसलिए कर रहा था क्योंकि राम के दूत आए हैं, मैं पौराणिक संदर्भ दे रहा हूं। तो उस तरह से जो डोभाल का स्वागत हुआ है, और इसका अगर आपको महत्व समझना हो, इसकी गंभीरता को समझना है, तो मैं आपसे अवनीश जी कहूंगा कि जरा आप पाकिस्तान के यूट्यूबर देख लीजिए जो गंभीर वाले हैं, वो जो सड़क पे लेके घूमते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, 2-3 है वहां पे जो गंभीर बातें करते हैं, और उनका विश्लेषण आप सुनिए तो वो चौंके हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि ये मोदी और डोभाल का कद क्या हो चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये अपने आप में खबर है। लेकिन हमारे देश में किसी चैनल ने उसको नहीं दिखाया, वो पूरी तरह से खबर ब्लैकआउट हो गई। तो ये इस तरह की उपलब्धियां जो हैं, आप एक और उदाहरण देता हूं कि ये बैठा लेते हैं वो विश्लेषक जिनकी आपने बात की, वो विश्लेषक आ जाते हैं, इनके पार्टियों के प्रवक्ता आ जाते हैं, और सब बेरोजगारी बहुत है और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इनको कभी आपने सुना कि कोई आंकड़ा आपके सामने रख रहे हो कि एंकर जो बैठा जो डिबेट को करा रहा है, ठीक है आप उनके प्रवक्ताओं को मत टोकिए, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, लेकिन उसके बाद तुम तो बताओ उस डिबेट में कि असलियत क्या है, सच क्या है। ये उसकी बात ही नहीं करते। ये जैसे वहां पे कबूतर लड़ाने के लिए बैठा ले जाते हैं, और 5 से 11 ये सब एक मंडी लगती है चैनलों पे कि कौन किसको ज्यादा लड़वा सकता है, कौन ज्यादा गाली गलौज जिसके यहाँ हो जाए उसी को ज्यादा सफल मानते हैं। तो इन्होंने पत्रकारिता को, मैं तो कहता हूँ कि पत्रकारिता नहीं, ये वेश्यावृत्ति के स्तर पे ले आए हैं उसको, कि पैसा मिलना चाहिए, बाकी खबर गई ऐसी की तैसी में। अन्यथा एक ही मुद्दा है जिसको बहुत साफ बताया जा सकता है, कि उस सारे आंकड़े आपके सामने उपलब्ध हैं कि इनके चैनल पे बैठ के रोज 5 से 11 वो बेरोजगारी का जो रोना रोते हैं, मैं बेरोजगारी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो रोना अभी राहुल गांधी ने भी रोया है जाके अमेरिका में, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, दर्शकों को कह दूं। बाकी वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, या किसी भी प्रकरण पे हो जिसपे अगर आपको लगता है कि हाँ सरकार ने गलत किया, तो आंकड़े तो सामने रखो, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये वो काम कभी नहीं करते, और इन्होंने अभी तक नहीं किया है। मैं बेरोजगारी बता दूं अवनीश जी, हम लोग का थोड़ा टॉपिक दूसरा है लेकिन इन्हीं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। 2014 तक ये जो आपका ईपीएफओ होता है, जहां पे फंड कटता है कर्मचारियों का, वहां पर जो अपना नियमित फंड कटाने वाले कर्मचारी थे, उनकी संख्या थी 2,93,00,000। और ये जो मैं 2014 की बात कर रहा हूं, तो समझिए 47 से बढ़ते 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 वो 2014 में 2,93,00,000 ईपीएफओ के कर्मचारी थे। ये इन्हीं के आंकड़े कहते हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और वो जो अपने फंड से जो उनके पैसा कटता है, जो बाद में उनको रिटायरमेंट में मिलता फंड का पैसा, उसको कॉर्पस फंड कहते हैं। तो उस कॉर्पस फंड में करीब करीब 5,60,000 करोड़ रुपए जमा था। ये 2014 के आंकड़े हैं। और आज की तारीख में अवनीश जी पता करिएगा, मैं तो अभी आपको मैं जो आंकड़ा बोलने जा रहा हूँ वो कम से कम 6-7 महीने पुराना है, अब तो और बढ़ गया होगा, कि आज की तारीख में मतलब 6 महीने पहले जी या 7 महीने पहले कह लीजिए, जो 2,93,00,000 लोग 47 से 2014 तक पहुंचे थे, वो आज बढ़कर संख्या हो चुकी है 7.5 करोड़। तो जरा गौर करिए कि उससे दुगने से ज्यादा हो चुका है, 2.5-1.5 गुना ज्यादा हो गया। लेकिन ये कभी इसकी बात नहीं करते। और वो जो ये केवल संख्या दिखाने के लिए नहीं है, एक आंकड़ा ऐसा है जिसको कभी कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, उसको कोई झुटला ही नहीं सकता, कि वो कॉर्पस फंड जो 5.58 लाख था, वो आज की तारीख में 16.5 करोड़ हो चुका है। जरा आप गौर करिए कि कितना बड़ा अंतर है। एक तरह से नरेंद्र मोदी को सिर्फ इसी मुद्दे पर आप जो है मतलब क्या कहा जाए उनके लिए। लेकिन ये सारे प्रवक्ता बैठाल कर विपक्षी पार्टियों के, ये उनको गाली बकने के लिए छूट देते हैं कि वो बेरोजगारी नहीं, सब भूखों मर रहे हैं और सब खत्म हो गया। तो कोई इनसे पूछे कि ये 16.5 करोड़ में, और सारे आंकड़े में मान सकता हूं, इसलिए सरकार ने झूठ कर दिए, ये 16.5 करोड़ तो जमा है ना बैंक में, ये पैसा किसने दिया है। लेकिन इसकी बात ये कभी नहीं करते। ये वो बेरोजगारी की बात करेगा तो ये उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेरोजगारी तो समस्या है। अरे ये बेरोजगारी समस्या है और ये आगे भी रहेगी। ऐसा तो कोई दुनिया में देश ही नहीं है जहां पे बेरोजगारी समस्या ना हो। लेकिन उससे लड़ कौन रहा है, उसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, ये तो बताओ कम से कम। लेकिन ये कभी दर्शकों को
इसके बारे में नहीं बताते। बिल्कुल सर। और आपने पुतिन और डोभाल साहब के 1-to-1 मुलाकात की बात की, उसके सर नतीजे सामने आ गए हैं। और मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में, सर आप इसको दुरुस्त करिएगा, चीन एक तो वैसे ही उनके यहाँ मीडिया किस तरीके का है, सरकारी जो कुछ भी है मामला है उनके यहाँ, चीन ने पहली बार जब अपनी सेनाएं वापस और डिसएंगेजमेंट की बात की है, उसने गलवान, जो कि सबसे सेंटर में था, गलवान का नाम लिया है। चाइना जनरली ये ऐसा करता नहीं है। और उसी के साथ हाँ सर, अभी अमेरिका दौरे पर जब राहुल थे, एक वो भी है जहां हम मीडिया के इस गिरते स्तर को देख रहे हैं, वहीं एक रिटायर्ड सीनियर जर्नलिस्ट जो अब यूएस में ही रहते हैं, वो भी वीडियो टहल रहा है जब उन्होंने राहुल गांधी से सीधे एक सवाल कर दिया। और राहुल गांधी का चेहरा उस वीडियो में देखने लायक है, जब वो ये कहते हैं कि मिस्टर राहुल गांधी, आपकी दादी से मेरे पर्सनल संबंध थे, इंदिरा गांधी से। और इंदिरा गांधी, जब मोरारजी देसाई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था सरकार ने, और उसके बाद ये इसी यूएस में आई थी, और मैंने जब उनसे पूछा कि आप अपनी जेल यात्रा के बारे में क्या कहेंगी, तो उन्होंने इंदिरा जी का उदाहरण दिया और कहा कि आपकी दादी ने कहा था कि यहां इंटरनेशनल मंच पर या किसी दूसरे देश में मैं भारत के अपने जेल की कोई बात नहीं कहूंगी। तो एक आज भी इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं जब एक बुजुर्ग रिटायर्ड सीनियर जर्नलिस्ट अमेरिका में बैठ के इस तरीके से राहुल गांधी को आईना दिखा देता है। और आपने बहुत सही बात कही सर, डोभाल साहब और पुतिन साहब की मीटिंग के बाद ये जो रिजल्ट आया है, ब्लैकआउट है सर, कहीं कोई चर्चा ही नहीं। और चर्चा किस बात की है? चोंच लड़ाने वाली बात। सर क्या जनता, कई बार ये कहा जाता है सर, आपका विराट अनुभव है पत्रकारिता का, कई बार ये कहा जाता है कि जनता को जो पसंद होता है परोसने वाला वो परोसता है। कहीं इसमें समाज का भी कोई रोल है कि जनता देखना ही वही कबूतरबाजी चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। ये अपने कुकर्म को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जनता यही देखना चाहती है। तुम दिखाते ही वो हो, तुम गंभीर बातों पे कभी चर्चा ही नहीं करते हो, तो वो जनता देखना चाहती है। और इसका मैं एक उदाहरण दे दूं अवनी जी, और ये पूरे लोग संगठित होकर उस आदमी के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते हैं। और मगर वो पिछले करीब 2007-8 से तो मैं रेगुलर उसको देख रहा हूँ कि उस आदमी को ये छू नहीं पा रहे हैं। उसका नाम है अर्णव गोस्वामी। उस आदमी के डिबेट करने के तरीके को आप भले उस पर डिबेट हो सकती है कि वो तरीका सही है या वो गलत है, ये उसकी शैली है। वो आक्रामक, बहुत मतलब आक्रामक भी क्या, गजब की आक्रामकता के साथ वो आदमी किसी भी विषय को लेकर आता है। लेकिन उसका मुद्दा जो होता है कभी ऊट पटांग नहीं होता है। वो मुद्दे जो होते हैं उसकी बहस के, वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, देश से जुड़े हुए होते हैं, और उस पर वो आदमी बात करता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे चैनल आज तक अर्णव गोस्वामी को जो टीआरपी की दौड़ की ये बात करते हैं, टीआरपी की दौड़ में कहीं उसको छू नहीं पाए और उसके आसपास नहीं है, उससे बहुत आगे। तो आखिर अगर कोई आदमी देखना नहीं चाहता उन विषयों को कोई सुनना नहीं चाहता, तो वो आदमी शीर्ष पे कैसे? और पिछले 2008 से जब वो टाइम्स नाउ में था, तब से लेकर आज 2024 आ गया, यानी 16 साल। 2016 में उसने अपना रिपब्लिक खोला, तो आप सोचिए कि 16 साल से वो आदमी टॉप पे बना हुआ है। और अब तो एक तरह से इन्होंने हार मान ली है। ये सब स्वीकारते हैं कि हाँ वही आदमी शीर्ष पे है। वो मगर वो अंग्रेजी में है। समस्या यह है कि ये हिंदी की बात करने वाले अंग्रेजी की तरफ बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, आप गंभीर विषय पे आइए तो हो सकता है कि कुछ दिन आपको लगे, लेकिन उसके बाद लोग सुनना चाहेंगे। आप जो बात कह रहे हैं अवनी जी, उसको जरा दूसरे तरीके से लीजिए कि अभी हम लोग अखबारों की बात कर रहे हैं। क्या कोई अखबार इस स्तर पे उतरा है जिस स्तर पे ये उतर आए हैं? जिस स्तर की बहस होती है, जिस तरह की गाली गलौज, मारपीट तक की नौबत आने का, वो जो आशुतोष वाला तो कल ही परसों है, मेरे ख्याल से कल ही का मामला है। कल किस का तरह ही से कल किस तरह मारपीट पे उतर आया। तो ये काम तो नहीं होता ना अखबारों में। लेकिन आपने किसी अखबार को सुना कि उसका सर्कुलेशन घट गया या बंद हो गए? जो अखबार जमे जमाए थे, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, ये अखबार छप रहे हैं, दशकों से छप रहे हैं, और इनका सर्कुलेशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई घट के ये 50,000 से 5,000 पे आ गए हों। तो आखिर वो उनकी गंभीरता है, उसको लोग कैसे पढ़ते हैं? तो ये अपने कर्मों को छुपाने के लिए, और इनको मेहनत ना करना पड़े, जो सबसे खास बात है। इसको समझिए कि इनको मेहनत ना करना पड़े, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। आप गौर करिए कि जब कहीं ये अपने आप को नेशनल मीडिया कहते हैं, तो मुझे इसमें घोर आपत्ति है दो बातों पे दिल्ली को लेके। ये जो दिल्ली में बैठ के क्योंकि प्रसारण कर रहे हैं, तो ये नेशनल मीडिया क्यों हो गए? और जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में बैठ के चैनल हैं, 2-1 हैं ठीक ठाक, जिनका ठीक सेटअप है,
वो अपने आप को पहले दिन मान लेते कि हम तो क्षेत्रीय मीडिया है, हमारा नेशनल मीडिया तो हम है ही नहीं। ये इनका कौन सा तरीका है? अरे कोई भी कहीं भी बैठ के नेशनल मीडिया हो सकता है, लेकिन क्योंकि तुम दिल्ली में बैठे हो तुम नेशनल मीडिया हो, तुम नेताओं के अगल बगल घूमते हो। और इसको दिखाया है अर्णव गोस्वामी ने, मैं फिर उसी पे आ जाऊंगा कि वो आदमी दिल्ली से कम 1,500 किलोमीटर दूर वो बंबई में बैठ के कर रहा है, और इन सबको हिलाए हुए वो नेशनल मीडिया, वो है नेशनल मीडिया, और वो इंटरनेशनल मीडिया होने जा रहा है। तो ये आपकी क्षमता क्या है, आप क्या परोस रहे हो जनता के सामने, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि जो तुम बकवास दिखाते हो। लेकिन इनका तो सौभाग्य कहिए और जनता का दुर्भाग्य कहिए, ये क्योंकि सब इसी में यही काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए इन्हीं को झेलना है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और यही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, यूट्यूब पे ही देख लीजिए, गंभीर बहसों वाले भी कंटेंट आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें ये सजेशन दिया कि आप 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट के वीडियो बनाइए, लेकिन हमें लगा कि नहीं, हम जिस उद्देश्य के तहत अपनी बात रखना चाहते हैं उसमें ये संभव नहीं है। हमें देर लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, लेकिन गंभीरता से चलेंगे। नहीं, एक चीज और सर, जी जी एक बार रोकूंगा, आपने बहुत बढ़िया बात कह दी कि जरा गौर करिए कि जो यूट्यूब पे जो गंभीर लोग हैं, उनके जो व्यूज आते हैं, तो वो उन व्यूज को देख लीजिए, और इन न्यूज चैनलों के जो डिबेट इनकी जो पड़ी होती है, तो जमीन आसमान का फर्क होता है कि कितने लोगों ने देखा उसको। बिल्कुल सर। और यहीं पर एक चीज और आती है सर, जब हम मीडिया की बात ही कर रहे हैं तो लुटियन मीडिया, और आपने जो एक बात कही ना कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको ध्यान होगा कि ब्लिट्स वीकली बांग्लादेश के सलाउद्दीन चौधरी हैं, वो हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, हमने भी बात किया है, आपने भी उस पर इसी चैनल पर बहुत गंभीर बात किया है। उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने बातचीत के दौरान एक बड़ी अच्छी बात कही, और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने, जब मैंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया, तो चौधरी साहब ने कहा कि मिस्टर अवनीश, देयर इज नो मेन स्ट्रीम मीडिया, वी ऑल आर द सेम स्ट्रीम मीडिया। और वहां उन्होंने तर्क दिया कि आज की डेट में कितने लोग हैं जो टीवी पे चैनल देखते हैं, हम सारे लोग नेट पर देखते हैं, और नेट पर क्या बीबीसी और क्या प्रारब्ध या क्या कोई और, आप सब वहीं पर हैं, तो वी आर सेम स्ट्रीम मीडिया। और यहां पर जिसको जो देखना है वो देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही सर, कि ये यहीं से तो वो गिरोहबाजी का शब्द लुटियन निकल के आया है, कि जिसके ऊपर दिल्ली के लुटियन का जो है वो ठप्पा लग गया, वही पत्रकार है। वामपंथियों का ये मॉड्यूल है क्या सर? क्योंकि वो, हमें ध्यान आता है कि अगर आप प्रगतिशील लेखक मंच के पर्ची कटाऊ सदस्य नहीं है तो आप लेखक नहीं हो सकते। अगर आप उनके धड़े के ज्वाइन करने वाले लाल सलामी नहीं है तो आप पत्रकार नहीं हो सकते, आप कहानीकार नहीं हो, खारिज कर देते हैं सर। नहीं मनीष जी, अवनीश जी, जरा गौर करिए कि मैं लेखक पत्रकार की आपने बात कर दी कि किस तरह से वामपंथियों ने कब्जा किया और किस तरह से अत्याचार भी, बलात्कार किया इस देश की मेधा के साथ। एक उदाहरण देता हूं, और उसको सब जानते होंगे, हमारे पूरे देश में पूरी दुनिया जानती है, और हिंदी उनकी आजीवन ऋणी रहेगी। नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का निधन जो है संभवतः सन 61 या 62 में हुआ है, ये सबसे खास बात है, 62 में हुआ है। और इस देश में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता था सरकार की तरफ से, उसकी स्थापना सन 55 में हुई है, 1955 में, यानी उस पुरस्कार की स्थापना के 7 साल बाद निराला का निधन हुआ है। लेकिन निराला साहित्य अकादमी पुरस्कार के लायक नहीं समझे गए। कोई मतलब निराला के अलावा क्या किसी और का अधिकार हो सकता था साहित्य अकादमी में? पहला पुरस्कार अगर किसी को मिलना चाहिए था तो निराला को मिलना चाहिए था। तो वो वामपंथियों का जो कब्जा है उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो ये आपको निराला है। और उसी के साथ ये आप जो इनके लाइन पे नहीं चला वो आदमी खत्म हो गया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उसको ना तो वो केवल पत्रकारिता में नहीं, वो साहित्य के भी क्षेत्र में इन्होंने इसी तरह का मतलब बलात्कार किया है, इन्होंने अत्याचार नहीं किया है, बलात्कार किया, रौदा गैंग रेप किया है एक तरह से उस मेधा के साथ, और 70 साल तक किया, और उसका एक नतीजा आज हम लोग भोग रहे हैं। बिल्कुल सर। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब जो है जाति खोजने निकल जाते हैं और जातियों की पहचान करते हैं, और उन्हीं के संगत वाले हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव पत्रकारों से उनकी जाति पूछ लेते हैं। मंगेश यादव एक अपराधी, घोषित अपराधी, इनामी अपराधी, उसकी मुठभेड़ पर ऐसे निहाल हुए जा रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी हुए जा रहे हैं, लेकिन यही भूल जाते हैं जब इनकी सरकार थी सर, तो रमेश कालिया यही लखनऊ में, और रमेश कालिया, जबकि उसका पूरा नाम था, असली नाम था रमेश यादव, वो कालिया तो उसका तखल्लुस था। रमेश यादव की मुठभेड़ सिर्फ इसलिए करा दी गई क्योंकि वो अब अपना कद बढ़ाने लगा था और अच्छा खासा टेक चाहता था, सिर्फ इस बात से करा दो। वो तो नंबर 1 का एनकाउंटर था सर, उसमें भी यादव था, और मुझे जहां तक याद आता है कि 2 सिपाही उसमें जो घायल हुए थे वो दोनों भी यादव थे।
लेकिन उनका आज तक कुछ नहीं पता चला साहब। तब इनको यादव जाति नहीं समझ में आई, और आज ये लहालोट हुए जाते हैं, मैं चाहे वो कांग्रेसी मैं हो चाहे ये सपाई हो, मैं दोनों का सामने रख दिया जी। मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ देखिए, बाबा की जो टीम है, योगी बाबा की, ये पता नहीं कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं जो क्या सलाह देते हैं। योगी बाबा को केवल एक काम कर देना चाहिए और उसके बाद अखिलेश यादव का मुंह बंद हो जाएगा। और जरा योगी बाबा पूछ लें वो आंकड़ा निकाल कर रखने के बाद कि एक यहाँ पे आईपीएस हुआ करते थे बड़े चर्चित, यहाँ के लखनऊ के एसएसपी भी रहे वो, उनका नाम था नवनीत सिकेरा। और वो नवनीत सिकेरा मुलायम सिंह परिवार के क्या क्या संबंध थे, ये भी जरा सार्वजनिक कर दें। और ये बता दें कि सिकेरा के समय में कितने एनकाउंटर हुए। और वो सिकेरा के एनकाउंटरों का वो स्वर्ण काल है 2000 अगस्त 2003 से मई 2007, जब तक मायावती नहीं बनी, यानी करीब करीब समझिए 4.5 साल। 4.5 साल का 4.5 साल ही हुए, हाँ, या 3.5 साल हुए। 3.5 साल में सिकेरा के समय में कितने एनकाउंटर हुए, और ये इस मुलायम परिवार ने उस सिकेरा को कौन सा दंड दिया या कौन से दंड की मांग की, जरा ये पूछ लेना चाहिए योगी बाबा को। लेकिन योगी बाबा के पास कौन से सलाहकार हैं, ये भगवान जानता है। तो ये अपने आप में, मैंने तो एक दिन बोला भी था कि 2004 में आपको ताजुब होगा अवनीश जी, 238 एनकाउंटर, केवल एक साल का फिगर मैं बता रहा हूं कि 2004 मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार। तो और ये इसका जरा अंतर आप समझिए कि एक साल में 238 एनकाउंटर, और योगी बाबा के 7.5 साल में 183 एनकाउंटर। लेकिन योगी बाबा खलनायक हो गए और मुलायम सिंह और उनके सुपुत्र जो है वो नायक हो गए। तो ये हमारे, ये दूसरे को है ना कि दूसरे को दोष देने से काम नहीं चलेगा। ये आपके पास कौन लोग बैठे हैं, कौन टीम बैठी है, और ये आंकड़ा तो सतीश मिश्रा ही निकाल के लाए, अन्यथा इससे पहले कहीं इसकी चर्चा ही नहीं हो रही थी। अब तो कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने बोला तो मैंने बोला, मैं खुल कर कह सकता हूं, मुझको घमंड है इस बात का। मैंने अखबार है उसमें लिखा भी कि 238 एनकाउंटर एक समय में। और आपको एक और आंकड़ा बता दूं कि 2006 जो आखिरी साल था एक तरह से मुलायम सिंह यादव का, कि 2006 में जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए थे, उनमें 201 एनकाउंटरों को एनएचआरसी ने रिपोर्ट करके फेक उसकी जांच शुरू की थी। तो 201 फेक एनकाउंटर, हाँ 201 फेक एनकाउंटर, और 238 2004 में। और जो 2005 का आंकड़ा था वो गजब था अवनीश जी, वो मुझको आखिरी फिगर नहीं मिली कि उसके जो पहले 3 महीने थे, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें 89 एनकाउंटर, यानी 90 दिन में 90 एनकाउंटर। ये गौर करिए, यानी रोज एक एनकाउंटर हो रहा था। और उसमें वो, और द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बता रहा हूं, और उस पर उन्होंने, जो रिपोर्टर जिसने लिखा था कि इस समय ये जिस गति से एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कि जो एनसीआरबी के लोगों का मानना है, ये एनकाउंटरों का आंकड़ा जो है इस साल करीब करीब 300-350 पहुंचेगा। तो 2005 में कितने एनकाउंटर हुए, जरा ये योगी बाबा को निकाल के बताना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो होगा सारा फिगर। तो ये, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ एक बड़ी समस्या है कि उनके पास जो टीम है, भगवान जाने वो क्या करती है, उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन छोड़िए उनके बारे में क्या बात करना। लेकिन अपनी टीम को सुधारें, अन्यथा इस तरह से जो चल रहा है, ये इस तरह से ज्यादा लंबा एक खेल नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपका सामना भूतों से है, तो भूतों से आप आदमी की तरह मत लड़िए, भूतों से आपको भूत बन के लड़ना पड़ेगा, और उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं लड़ पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और जब हम मीडिया, दिल्ली से हमने ये यात्रा शुरू की और लुटियन मीडिया का चरित्र हमने बांचा, और वहां से ये लखनऊ तक आए, तो निश्चित रूप से होता ही है ना कि एक तरफा बात हम नहीं करते। यहाँ पर वो भी मीडिया मैनेजमेंट ही कमजोर है योगी सरकार का, जो आप बात कर रहे हैं। तो चाहे मीडिया उधर की हो, चाहे मीडिया उधर की बात कर रही हो, चाहे मीडिया इधर की बात कर रही हो, लेकिन अगर मीडिया अपना सही काम नहीं कर रही है, कोई मीडिया एडवाइजर अगर इस काम पर भी नहीं लग पा रहे हो कि वो आंकड़े सामने कर दें ताकि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के काम आए, आप जो आंकड़े अपने स्तर पर लेके आए, अब आपने कहा कि वो लोग बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि सर, चाहे इस खेमे के हो चाहे उस खेमे को, अगर तुम अपने पेशे से न्याय नहीं कर रहे हो तो तुम पर उंगली उठाई जानी चाहिए और तुम पर बात होनी चाहिए। खुलकर होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि आपका सामना बेईमानों से है। जो भी आपने आशुतोष की बात की, तो पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, मैं आपके डिबेट के लिए मैं निकाल रहा था, मुझे मिला नहीं अभी, क्योंकि वो 2012 का है, मेरी पोस्ट है वो फेसबुक पे। और उसमें 2012 में मैंने इसकी फोटो के साथ डाला है कि उस समय मेरे कुछ कॉन्टेक्ट है जो इसके लिए नेतागिरी उस समय आम आदमी पार्टी के थे। उन्होंने बताया था कि भाई साहब ये 2014 का चुनाव लड़ेंगे। आशुतोष वो आम आदमी पार्टी का नेता ही था, और उस समय ये IBN 7 का संपादक हुआ करता था। और मेरी वो पोस्ट पड़ी है
ये 2012 में मैंने लिख दिया था कि ये आदमी 2014 में चुनाव लड़ेगा लोकसभा का, और वही हुआ, ये लड़ा था। तो आपको इस तरह के बेईमानों को लड़ने के लिए बड़े दूसरे टाइप से आपको लड़ना पड़ेगा। बड़े तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, तो फिर अच्छा कोई नहीं है यहाँ पे, नंगों के साथ आपका सामना है। बिल्कुल सर। और डोडा की जम्मू कश्मीर की डोडा की राजनीतिक रैली में प्रधानमंत्री जी ने भी और रोहित शर्मा जिस पत्रकार को पीटा है कांग्रेसी इकोसिस्टम ने, उस पर बात की है। और एक चीज और हाँ सर, आपने चूंकि आशुतोष से ही मामला शुरू हुआ था तो मैं आशुतोष पर आऊं दर्शकों के सामने, और आपके निवेदन में मैं एक छोटी सी सच्चाई रखना चाहूंगा सर। मेरे एक परम मित्र, बाल सखा, जब ये बंदा मुद्दा और सीधी बात, ये दो कार्यक्रम करता था IBN 7 पे, और मैनेजिंग एडिटर था आशुतोष। एक तरफ रामलीला मैदान में ये सब पूरा अन्ना वाला मामला चल रहा था, और ये व्यक्ति, मैंने शुरुआत में भी कहा था सर, बाकायदे अपनी टीम के 4-5 होनहार लड़कों को पकड़ के और पूरी रात बैठ के वहां पर आम आदमी पार्टी का संविधान लिख रहा था। और उस समय वो पत्रकार भी बना हुआ था। वहां पत्रकार बना हुआ था ये। तो ये इस तरह के बहुरूपिये हैं, ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, और इसमें से ज्यादातर पे तो मुकदमे चल रहे हैं। जरा गौर करिए, अब ये कुछ उसमें जो वो हो गए कि अब रिटायर्ड हैं, वो अपना अपना कुछ और धंधा कर रहे हैं। लेकिन उस समय के जो बैठे हुए थे न्यूज चैनलों पे एडिटर और मैनेजिंग एडिटर और फलाने एडिटर, एक तो जब से न्यूज चैनल आ गए, पता नहीं कितने तो एडिटर होते हैं अखबार न्यूज चैनलों पे, उन सब पे मुकदमे हैं। ये राजदीप सरदेसाई पे मुकदमा, ये आशुतोष के ऊपर मुकदमा, वो अजीत अंजुम था उसके ऊपर मुकदमा, सबके पॉक्सो का ऊपर केस है मुकदमा। सर, वही कह रहे पॉक्सो तक का पाँच सौ केस। 500 तक के केस हैं। इस तरह के केस इन पे, वो एक तिहाड़ी है, वो करीब 1.25 महीने तिहाड़ में जेल काट के आया। और इस टाइप के लोग इस देश की पत्रकारिता के ठेकेदार बने हुए थे। तो यही हाल होना था जो आज हम लोग देख रहे हैं। और इसमें मेरा यही कहना है कि योगी, मतलब योगी क्या कहूँ या मोदी क्या कहूँ, इनके जो और नीचे के लोग हैं, उनमें से किसी की कोई जिम्मेदारी जैसे किसी की है ही नहीं। या तो मोदी बैठ के वहां पत्रकार नहीं तैयार करेंगे, या योगी बैठ के पत्रकार नहीं तैयार करेंगे, उनके नीचे के लोग होते हैं। और इसका मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको दे दूं, आपका अनुभव होगा कि जिस समय कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, सत्ता चलती थी, बिल्कुल एकदम तप रही थी, उस समय गौर करिए कि आपको क्या कोई एक भी पत्रकार ऐसा मिला जिसने कहा हो कि मेरे सोनिया गांधी से संबंध या मेरे सोनिया गांधी से बात हो गई हो? नहीं होता था ये। वो कोई और देखता था डिपार्टमेंट, उसका नाम था अहमद पटेल, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो। ऐसे यहाँ यूपी में भी एक सज्जन हुआ करते थे, वो भी एक तरह से अहमद पटेल के ही दूत होते थे, कि वो केवल अहमद पटेल ही पूरी मीडिया एक तरह से वो मैनेज करते थे। क्या लिखा जाना है, क्या नहीं लिखा जाना है, ये वो तय करते थे। तो आप मीडिया मत तय करिए, मीडिया मत मैनेज करिए, लेकिन कम से कम कोई ऐसा तो आदमी हो जो संपर्क करे, उससे बात करे, उनकी समस्याएं सुने। यहाँ कोई नहीं है अवनीश जी, जो मेरी जानकारी में है। चाहे वो दिल्ली की बात कर बिल्कुल सर। लीजिए, और चाहे यहाँ लखनऊ की बात कर लीजिए। अभी वो योगी बाबा ने बहुत बढ़िया योजना बनाई, वो जो सोशल मीडिया के लिए कि हम इतने पैसे देंगे और ये करेंगे। उसके बाद वो उनका वक्तव्य आया, वो अखबार में छपी खबरें, और उसके बाद वो कहाँ क्या हुआ कुछ किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कब से होगा, क्या होगा, क्या उसके प्रावधान होंगे, और ये कब से उनकी प्रोग्रामिंग है, किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। बस एक घोषणा हो गई, उसके बाद काम खत्म। तो इस तरह से काम नहीं चलता। एक एक दो आदमी योगी बाबा को रखने होंगे जो 24 घंटे केवल यही काम करे, कि जो मीडिया का ही वो देखें कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और आपने देखा होगा सर, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम सिर्फ समस्या 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 नहीं, दर्शक कहते हैं कि साहब समस्या तो हम सारे जानते हैं, लेकिन समस्या से समाधान तक। और अभी अपनी चर्चा के जिस आखिरी भाग में आपने ये सारी चीजें, चाहे वो दिल्ली का रहा हो, चाहे आप प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात कर रहे हैं, ये समाधान की तरफ ले जाता है साहब। केवल हमेशा दूसरों की तरफ इशारा, वो तो बेशर्म है ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस पर भी तो सोचना है सर। यही तो संभवतः वो समाधान है। मैं एक बता दूं अंत में, क्योंकि हम लोग का समय भी हो रहा है, कि अहमद पटेल का मैंने नाम ले लिया, तो इसमें आप जब बात करें तो नहीं नहीं, हम अहमद पटेल की तरह नहीं कर सकते। आप अहमद पटेल की तरह बिल्कुल मत करिए। अहमद पटेल जो करते थे उसका बिल्कुल उल्टा करिए। अहमद पटेल सीधे सीधे वो खरीदते थे पत्रकारों को, वो बिके हुए पत्रकार है जो आज तक अपना कर्जा उतार रहे हैं। वो कतई मत करिए। लेकिन कम से कम एक मंच तो ऐसा हो, कोई एक स्थान तो ऐसा हो, चाहे वो दिल्ली हो चाहे लखनऊ, कि जहां पर किसी की अगर कोई समस्या है तो वो जाकर उसको कह सके। कोई नहीं है मनीष जी, वो अवनीश जी, ये जरा गौर करिए कि वो जो आप अब छोड़िए उसको, फिर क्या बोल दूं कि वो जो
एक पत्रकारिता की जो यूनियन है, उसके अलावा केवल वही यूनियन नहीं है, इस देश में बहुत लोग हैं, इस उत्तर प्रदेश में बहुत लोग हैं, और कहीं उनके पास कोई मंच नहीं है जहां जाकर वो अपनी कोई बात कह सके या कोई अपना सुझाव दे सके, ये भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल सर। और आप जब ये कह रहे हैं कि अपनी बात कह सके, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमारे घर में आटा खत्म हो गया या किसी जर्नलिस्ट के घर में आटा खत्म हो गया, उसकी दीवार टूट गई, हाँ उसका नहीं। आपने जो बात कही कि हाँ हाँ सजेशन, अरे कुछ सजेशन ही हाँ ले लो सरकार। और हाँ ऐसे में सर, अंत में चाहूंगा कि जिसको मैं लोक मीडिया कहता हूं, चाहे वो सोशल मीडिया के कितने भी प्लेटफॉर्म हो, मैं फेसबुक को ले रहा हूं उसमें, मैं एक्स को ले रहा हूं उसमें, मैं यूट्यूब को ले रहा हूं, मुझे लगता है सर कि अगर असली 24 कैरेट की जिम्मेदारी संभाल रहा है इस इंटरनेट के समय में, तो वो लोक मीडिया है, वो सोशल मीडिया है। 1000%। अगर ये लोक मीडिया या सोशल मीडिया ना होता तो मेरे ख्याल से जो आज हम लोग 2024 में जो रिजल्ट आया स्कोर हो रहा है, ये 2019 में ही इन्होंने साफ कर दिया होता मोदी को भी, और 2022 में बाबा भी साफ हो गए होते, क्योंकि वो जो वहां पर जमे बैठे हैं, जो मठाधीश जिनको आप कह सकते हैं, वो वही बिका हुआ तबका है जो 2014 से पहले बाकायदे सौदा चल रहा था, और वही लोग क्या कर रहे थे सबके सामने है, सबको मालूम है, उसको कोई दोहराने की जरूरत नहीं। तो आज की तारीख में अगर वास्तव में देश को कोई दिशा दिखा रहा है, या इन दोनों सरकारों को, आप उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की या दिल्ली की सरकार की बात करिए, तो इनका एक तरह से इनका संबल बना हुआ है, इनके इनके पीछे वो बड़ी मजबूती के साथ आज भी खड़ा है, और वो ताकत दे रहा है। बिल्कुल सर। और आपने चलते चलते मठाधीश शब्द का क्या इस्तेमाल किया। मुझे जो है उत्तर प्रदेश के जो भूतपूर्व ये शहजादे घूम रहे हैं लाल टोपी वाले, मठाधीश से लेके और माफिया, इन दोनों में अंतर संबंध क्या शानदार। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ये बकलोली कर गए, इनको पता नहीं है। इन्होंने शातिर ढंग से इस शब्द को जानबूझ के कहा है। और मठाधीश, हालांकि उनका इशारा जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ था। निश्चित रूप से सर, हम समाधान के जिस अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, वहां पर ये जो लुटियन मीडिया, जो आज आपने कहा, बहुत अच्छे से कहा सर कि जानबूझ के ये गढ़ा हुआ है इनका गोदी मीडिया। असली गोदी कौन है? ऐसा थोड़ी ना है कि ये बिना गोदी के इस देश में पले हैं, चाहे नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक नहीं रहा हो, नहीं, और आज राहुल गांधी। ये बिना गोदी के दम तोड़ देंगे, 2 दिन नहीं रह सकते, ये बिना गोदी के दम तोड़ देंगे। इनका पूरा इतिहास है, सबका उठाकर देख लीजिए तो सबका पता चल जाएगा कैसे कैसे किसने कहाँ पैसा कमाया, किसकी कितनी संपत्ति, जरा यही एक बार सार्वजनिक हो जाए तो अपने आप ये दम तोड़ देंगे। ये तो गोदी पे ही पले हैं, ये गोदी पे ही पले और आज भी गोदी में लेटे हैं, लेकिन इनकी गोदी की तरफ कोई इशारा ना करे, ये गोदी में लेट के क्या कुकर्म कर रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया हल्ला मच, मैंने कहा ना, ये जेब कतरे की तरह, जो जेब कतरा चिल्लाने लगता है पकड़ो पकड़ो चोर चोर, ये वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और यहीं पर आपकी एक बात को मैं अंत में दोहराना चाहूंगा दर्शकों के सामने। जैसा मिश्रा सर ने कहा कि कांग्रेसी सरकारों ने अपने सत्ता के छायावाद में इनको जिस तरीके से पाला है, और जितना इनको इनके इनके बिकने की कीमत चुकाई है, आज वो वही कीमत चुका रहे हैं। चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे तमाम लोग हों। होता है ना कि कांग्रेस ने रेकरिंग डिपॉजिट किया है और उसकी किस्तें इस समय खा रही है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस सर अपने आधिकारिक एक्सपोस्ट पे ये कह देती है सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। हमारा ये ये घमंड वहीं से निकल के आता है। बिल्कुल सर आपने बिल्कुल हमें बिल्कुल समय सर। दिया, आपका जी। सर आपने हमें समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ नमस्कार। हमें और आदरणीय सतीश सर को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।